हेलो एवरीवन। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की सीरीज में हम एरिस्टोटल को पढ़ रहे हैं। हमने प्लेटो को पूरा पढ़ लिया है और एरिस्टोटल सीरीज में हम आज एरिस्टोटल की थियोरी ऑफ स्लेवरी को समझेंगे। उसमें सब पहले हम एरिस्टोटल के द्वारा दिए गए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, जो आपको स्क्रीन पर जो दिख रहे होंगे ये थियरीज दिख रही हैं। देखो, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये हमने पिछली क्लास में जो ब्रीफ है एरिस्टोटल के बारे में, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा वो समझा था। उनके थियोरी ऑफ फॉर्म्स को एंड मैटर को समझा था। उनका थियोरी ऑफ पोजेशन को हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। और आज हम उनके गोल्डन मीन का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था और एक उनकी थियोरी ऑफ स्लेवरी, उसको हम स्लेवरी पर उनके क्या व्यूज़ है वो पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। उन्होंने जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था गोल्डन मीन को, आइए उनको समझते हैं। देखो, एरिस्टोटल को एक कॉन्सेप्ट दिया है गोल्डन मीन। ये क्या होता है? गोल्डन मीन का मतलब है एक बैलेंस्ड माइंडसेट, ठीक है। बैलेंस्ड माइंडसेट की बात करते हैं वो, मतलब एक्सेस एंड डिफिशियंसी के बीच एक बैलेंस, अति और कमी के बीच एक बैलेंस बनाने को उन्होंने गोल्डन मीन कहा है। किसी भी चीज़ की अति हो जाए या उस चीज़ की कमी हो जाए, उसके बीच का बैलेंस बना रहे, उसे उन्होंने कहा कि गोल्डन मीन, ठीक है। एक वर्चुअस लाइफ को पाने के लिए, वर्चुअस लाइफ का मतलब क्या होता है? यूडेमोनिया। यूडेमोनिया का मतलब है जिसका मतलब है अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। जीवन को पूर्ण तरीके से जीने के लिए मतलब खुशी का उच्चतम स्तर प्राप्त करने के लिए, जो उच्चतम स्तर, जैसे उन्होंने जो खुशी का जो उच्चतम स्तर होता है ना, कि भाई उससे ज्यादा और खुशी क्या ही मिलेगी, उसको बोलते हैं यूडेमोनिया, कहा है उन्होंने। और उस उच्चतम यूडेमोनिया को प्राप्त करने के लिए, जो उच्चतम स्तर है उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा था कि हमें एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। उच्चतम स्तर प्राप्त करना मतलब कि वर्चुअस लाइफ को प्राप्त किया है आपने, और उस वर्चुअस लाइफ को प्राप्त करने के लिए आपको एक बैलेंस बनाकर चलना होगा, ठीक है। अति और कमी के बीच में एक बैलेंस बनाना होगा। जो वर्च्यू होता है, वर्च्यूज है जो है, उनमें अति और, जैसे हमने पिछली क्लास में, हमने प्लेटो की क्लास, सॉरी, हमने प्लेटो की जो सीरीज पढ़ी देखी थी, हमने समझी थी, उसके अंदर प्लेटो ने विजडम बताया है, करेज बताई, ये सब क्या है? ये वर्च्यूज है, ठीक है। प्लेटो वाली क्लास में हमने देखा था वर्च्यूज है। इन वर्च्यूज के बीच में एक बैलेंस बनाकर चलना होगा हमें। कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि जो एक वर्च्यू है करेज। करेज हमने देखा था प्लेटो सीरीज में कि करेज एक वर्च्यू होता है। करेज का मतलब साहस होता है, जो किस अति और कमी के बीच में है, ठीक है। एक अति और एक कमी के बीच का एक जो वर्च्यू है करेज है। कौन सी क्या अति और क्या कमी? देखो, कावर्डिस और रेकलेसनेस, इनके बीच का इनके बीच का जो ये बैलेंस है ना, उसको बोलते हैं करेज। मतलब कायरता व लापरवाही के बीच में पाया जाता है साहस, ठीक। कायरता अगर अति हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे? लापरवाही हो जाएगी, रेकलेसनेस, ठीक है। और अगर कमी होगी तो एक एक इंसान अगर जिसमें साहस की कमी होगी, एकदम कमी, तो वो कायर बन जाएगा। लेकिन अगर उसमें साहस बहुत ज्यादा होगा, अति हो जाएगी उसकी, तो वो क्या हो जाएगा? लापरवाह हो जाएगा, ठीक है। तो लापरवाही और कायरता के बीच का एक बैलेंस पाया जाता है। हमें दोनों के बीच का एक बैलेंस बनाना होगा, जिसे क्या कहा गया है? जिसे करेज कहा है उन्होंने, ठीक है। अब हम थियोरी ऑफ स्लेवरी को समझते हैं। अब गोल्डन मीन आप समझ चुके हैं क्या है। गोल्डन मीन मतलब कि एक बैलेंस्ड माइंडसेट के साथ चलना होगा, ना ही कोई एक्सेस होना चाहिए, ना ही डिफिशियंसी होनी चाहिए, ठीक है। और हमने ये करेज जो करेज है उसके थ्रू हमने समझ लिया इसे, इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम उनकी थियोरी ऑफ स्लेवरी को समझते हैं। थियोरी ऑफ स्लेवरी, देखो, जो एंशियंट ग्रीस था ना, वहाँ पे स्लेवरी प्रचलित थी, दास प्रथा प्रथा थी, वहाँ पे मौजूद थी, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने क्या बोला है स्लेव्स के बारे में? उन्होंने स्लेवरी को नेचुरल बताया। उन्होंने क्या बताया? स्लेव्स जो होते हैं, जो दास होते हैं, उनको उन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक तो होता है नेचुरल और एक होता है प्रिजनर ऑफ वॉर। ये आपको दिख रहा होगा। नेचुरल है जो कि फिजिकली स्ट्रांग होते हैं लेकिन मेंटली वीक होते हैं, ये उन्होंने बताया था। जो नेचुरल स्लेव्स होंगे वो क्या होंगे? फिजिकली तो स्ट्रांग होंगे लेकिन मेंटली क्या होंगे? वीक होंगे। और एक स्लेव्स होते हैं जो स्लेव्स बाय लॉ होते हैं, मतलब प्रिजनर ऑफ वॉर्स। जब हम युद्ध करते हैं और युद्ध में जिन्हें बंदी बना लिया जाता है, ठीक है, तो उन्हें उन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर्स कहा है। इनकी वो बात नहीं कर रहे हैं। एरिस्टोटल ने सिर्फ अपनी जो थियोरी ऑफ स्लेवरी है उसमें उन्होंने नेचुरल स्लेव्स की बात करते हैं, उसके लिए ही उन्होंने ये थियोरी दी थी। वो प्रिजनर ऑफ वॉर्स की बातें नहीं करते। देखो, प्रिजनर ऑफ देखो, एरिस्टोटल का के अनुसार स्लेवरी क्या है? नेचुरल है।
उनके उनका मानना था कि नेचर ने क्या किया, प्रकृति ने कुछ लोगों को फिजिकली स्ट्रांग बनाया है ताकि वो फिजिकल वर्क ज्यादा कर सके, और कुछ को मेंटली स्ट्रांग बनाया है ताकि वो हमें गवर्न कर सके। ये नेचुरल है, ये बाय बर्थ होता है। अतः जो स्लेव्स होते हैं वो नेचुरली मेंटली वीक होंगे और लेकिन फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। वो अपने आप को सेल्फ गवर्न नहीं कर सकते। बात तो सेल्फ गवर्न करने की है, क्योंकि वो मेंटली वीक होते हैं। स्लेव्स अपने आप को मतलब लाइफ में सस्टेन नहीं कर सकते, वो जीवन नहीं जी पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ मेंटली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन सॉरी मेंटली वीक होते हैं लेकिन फिजिकली स्ट्रांग होते हैं वो। तो वो सिर्फ मैनुअल वर्क कर सकते हैं, ठीक है। जो फिजिकली जो रिक्वायर्ड है जिस जो काम में, वो काम तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो मेंटली काम वो गवर्न नहीं कर सकते, और ना ही वो अपने सेल्फ गवर्न कर सकते हैं, ना ही वो स्टेट को गवर्न कर पाएंगे और ना ही खुद को गवर्न कर पाएंगे। और जब खुद को गवर्न नहीं कर पाएंगे तो उनको जरूरत पड़ेगी मास्टर की। और मास्टर क्या होता है, मेंटली स्ट्रांग होता है। मास्टर शासन करता है, शासन जो नियम है पॉलिसीज बनाता है, लेकिन मास्टर क्या होता है, फिजिकली वीक होता है, और इसीलिए उसको स्लेव्स की जरूरत है। तो ये उन्होंने कहा है, ठीक है। उनको मास्टर की जरूरत पड़ती है, हमने देख लिया, सरवाइव करने के लिए। उन्होंने स्लेव्स को एक प्रॉपर्टी की तरह माना है। देखो अगले जो जो क्लास अगली क्लास आएगी उसमें हम उनकी जो थियोरी, मास्टर्स की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसका पार्ट माना है। तो जो ये प्रॉपर्टी और फैमिली है ना, ये हम ये जो उनकी जो थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी और फैमिली है, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मास्टर्स की इस प्रॉपर्टी का उन्होंने पार्ट माना है, मतलब जो प्रॉपर्टी होगी मास्टर्स की उसमें स्लेव क्या है, पार्ट है उसका, स्लेव्स, ठीक है। देखो एरिस्टोटल ने क्या बताया था कि स्लेवरी नेचुरल है और वो यूजफुल है। अब यूजफुल कैसे है वो, हम्म स्लेवरी क्या है, यूजफुल है। यूजफुल कैसे है, देखो इकोनॉमिक सिस्टम में ये यूजफुल होती है, ये स्टेट के लिए यूजफुल होती है, ये मास्टर्स के लिए यूजफुल होती है, और खुद स्लेव के लिए भी स्लेवरी यूजफुल है। अभी कैसे हैं हम वन बाय वन समझते हैं। देखो इकोनॉमिक सिस्टम के लिए यूजफुल होती है, स्टेट के लिए यूजफुल होती है। कैसे, जो स्लेव्स होते हैं वो, हमने अभी पढ़ा कि जो स्लेव्स होते हैं वो मेंटली वीक होते हैं, लेकिन फिजिकली क्या होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। वो मैनुअल वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जब वो फिजिकल वर्क ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा, स्टेट अच्छे से वर्क कर पाएगा, सस्टेन कर पाएगा, प्रोग्रेस कर पाएगा, इनकम ज़्यादा होगी, ओके। और मास ये तो हमने देखा कि इकोनॉमिक सिस्टम और स्टेट के लिए कैसे स्लेवरी इंपॉर्टेंट है। अब वो जब काम ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इनकम ज़्यादा होगी स्टेट की, ठीक है। और मास्टर्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ताकि मास्टर्स के लिए अगर स्लेव्स मास्टर की हेल्प करते हैं फिजिकल वर्क में, ताकि मास्टर्स का क्या टाइम बचेगा इससे। अब एक तो मास्टर स्टेट गवर्न करने के लिए पॉलिसीज भी बनाए, साथ में अपना जो फिजिकल वर्क है, जो अपना काम होता है वो भी करे, तो इससे उनको टाइम कब मिलेगा अपने जो पॉलिसीज बनाने के लिए, स्टेट को गवर्न करने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो उनको फिजिकल वर्क करना नहीं करना पड़ेगा। अगर जब स्लेव्स होंगे तो उनका क्या होगा, उनको फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ेगा, उनका जो फिजिकल वर्क है वो स्लेव्स कर लेंगे, ठीक है। अ, उनकी जगह, और वो स्टेट को गवर्न करने के लिए पे ध्यान दे पाएंगे अच्छे से। उनको लीजर टाइम मिल जाएगा, मतलब कि आराम के लिए फ्री टाइम मिल जाएगा उनको, आराम के लिए उनको फ्री टाइम मिल जाएगा। और वो अच्छे से सोच पाएंगे कि स्टेट के लिए और क्या न्यू पॉलिसीज बनाई जाए, ओके। अब देखो उनका एक कोट भी है, ये कोट दिया था एरिस्टोटल ने कि स्लेवरी क्या है, स्लेवरी इज नेचुरल एज वेल एज यूजफुल इंस्टीट्यूशन। ये हमने अभी देखा कि स्लेवरी क्या है, नेचुरल है, और ये यूजफुल कैसे है, हमने देख लिया कि कैसे इस इकोनॉमिक सिस्टम के लिए, स्टेट के लिए, मास्टर के लिए और खुद स्लेव के लिए भी कैसे यूजफुल है ये जो स्लेवरी है, ठीक है। स्लेवरी नेचुरल होती है, हमने देखा कि बाय बर्थ कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो गवर्न करेंगे, और जो मास्टर्स बनेंगे, और जो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं वो स्लेव्स बनेंगे, ठीक है। तो ये नेचुरल है भाई, प्रकृति ने खुद ने बना ही दिया है पहले से, तो हम क्या करें, ऐसा एरिस्टोटल कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपके सामने कोड दिखा है ना आपको, इनको आपको याद रखना होगा। ये जो कोड्स आते हैं बीच बीच में, इनको आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स होती हैं, या फिर आपको आंसर राइटिंग भी करनी हो, तो ये कोड अगर आप बीच में जब आप लिखेंगे इस कोड को, कोड करेंगे, तो इससे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो जो एग्जाम्स में डायरेक्ट कोड पूछ लेते हैं, जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स होती है ना, उनमें डायरेक्ट ये कोड पूछ लेते हैं, और पूछा जाता है कि ये कोड किसका है, किसने ये जो ये कोड है किसने कहा था, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा ना। देखो उन्होंने स्लेवरी को नेचुरल बताया है, बेनिफिशियल बताया है ना, पर कुछ कंडीशंस भी लगा दी उन्होंने कहा है, कुछ कंडीशंस बताई है। जैसे अगर मास्टर्स को स्लेव को अच्छे से ट्रीट करना होगा,
वो उन्हें मतलब बुरी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकेगा। ठीक है, उसको अच्छे से ट्रीट करो, उनको एक नौकर की तरह मत रखो, उनको वो आपकी प्रॉपर्टी का पार्ट है, तो उनको अच्छे से ट्रीट करो। और देखो, हमने ऊपर देखा कि स्लेवरी स्लेव्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए भी यूजफुल है, सॉरी यूजफुल है। कैसे? क्योंकि वो सेल्फ गवर्न नहीं कर सकते। देखो, वो अपने आप को सेल्फ गवर्न नहीं कर सकते क्योंकि वो मेंटली वीक होते हैं, सिर्फ फिजिकल वर्क कर सकते हैं। तो उन्हें क्या करें, मास्टर्स की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी बात, जब वो मास्टर्स के साथ रहेंगे तो मास्टर्स के विजडम की वजह से वो भी कुछ सीख पाएंगे। अब पूरा दिन मास्टर्स के साथ रहेंगे तो कुछ विजडम उनमें भी आएगा, क्योंकि मास्टर में विजडम होता है, वो मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो पॉलिसीज बनाता है, वो स्टेट गवर्न करने के लिए नियम बनाता है, मतलब स्टेट को कैसे हेल्प की जाए वो उस पर देखता है। तो अगर उनके साथ वो रहेगा तो जो स्लेव्स होंगे वो भी क्या करेंगे, उनमें भी थोड़ा बहुत विजडम आएगा। ठीक है, और साथ साथ रहते रहते वो भी विजडम डेवलप कर लेते हैं, उनमें रीजन आ जाता है, करेज आ जाता है। ठीक है, तो ये मास्टर्स की ड्यूटी होगी। अब देखो, जब उनमें रीजन और करेज आ जाएगा, जब वो भी उनमें विजडम आ जाएगा, तो अब क्या होगा, तो एरिस्टोटल ने कहा है कि जो मास्टर्स हैं, जब स्लेव्स में रीजन और करेज डेवलप हो जाता है तो मास्टर्स की ड्यूटी होगी कि वो उन्हें फ्री कर दे, जिससे वो भी क्या करे, स्टेट गवर्न करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई उनमें विजडम करेज आ चुका है फिर भी वो उनसे फिजिकल वर्क ही कराए जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। तब तक ही वो फिजिकल वर्क करेंगे, तभी तक वो स्लेव्स बने रहेंगे जब तक कि वो मेंटली वीक हैं। जैसे ही उनमें विजडम आ जाता है, करेज आ जाता है, रीजन आ जाता है, वो उन्हें फ्री कर देंगे और उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे और उन्हें फ्री भी कर देंगे। और फिर वो फ्रीली, जो स्लेव्स है वो फ्रीली क्या करेंगे, स्टेट गवर्न करने के लिए हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, वो भी मास्टर्स बन जाएंगे। तो एरिस्टोटल की इस थियोरी को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला है। ठीक है, क्रिटिसिज्म तो आपको दिख ही रहा होगा क्यों मिल रहा है, स्लेवरी की बात कर रहे हैं वो। इस थियोरी को ये कहकर क्रिटिसाइज किया गया है कि स्लेवरी नेचुरल हो सकती है। ठीक है, नेचुरल हो सकती है स्लेवरी, पर तब जब हम नेचर में रहें, जहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बेसिस पे रहना पड़ता है। ठीक है, पर हम तो सोसाइटी में रहते हैं। देखो, जब हम नेचर में रहते थे, शुरुआत में जब हम नेचर में रहते थे, प्रकृति में, कोई सोसाइटी वगैरह कुछ नहीं थी। ठीक है, तब हमें ज़रूरत थी कि भाई कुछ लोग मेंटली वीक थे तो वो फिजिकल वर्क कर रहे थे, कुछ स्ट्रांग थे तो वो उन सबको मतलब एक साथ ला के एक साथ रख रहे थे, उनको गवर्न कर रहे थे। ठीक है, जब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात थी तब अलग बात थी स्लेवरी, कि भाई अब कोई फिजिकली वीक है तो फिर वो और क्या करेगा, फिर वो यही करेगा, क्योंकि वो खुद भी जी नहीं सकता, अपने आप को सेल्फ गवर्न ही नहीं कर सकता, उसको ज़रूरत है किसी की, उसको एक मास्टर की ज़रूरत है। तो ठीक है, ये तब है। लेकिन सोसाइटी, अब तो हम सोसाइटी में रहते हैं, और सोसाइटी क्या है, और यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो चलता ही नहीं है, लागू ही नहीं होता ना ये नियम। तो ये तो मैन मेड है, सोसाइटी कोई नेचुरल थोड़ी बनी थी, ये तो हमने मिलकर बनाई है ताकि हम इस तरीके से लाइफ को जिएंगे। हमारा इस तरीके से हम रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस होगा, स्टेट ऐसे गवर्न करेगा हमें, ये पूरा हमने अच्छे से प्रॉपर बनाया है, ये नेचुरल नहीं है। ठीक है, मनुष्य ने खुद बनाया ये, और ये मैन मेड हुई, ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। तो उनकी स्लेवरी को यूजफुल बताने से, उनकी ये जो उन्होंने जो स्लेवरी को यूजफुल बताया ना, इससे उनकी कंजर्वेटिव जो सोच थी उसके बारे में मालूम चलता है कि भाई वो कंजर्वेटिव सोच के व्यक्ति थे। ठीक है, ह्यूमन बीइंग को क्या है, रेस्पेक्ट की जरूरत है। जो ह्यूमन बीइंग को रेस्पेक्ट के साथ जीने का हक है। ठीक है, जो क्रिटिसाइज उन जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि जो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको एक रेस्पेक्ट के साथ, एक डिग्निटी के साथ जीने का हक है। तो स्लेव्स भी उन्हीं में आते हैं, उनको भी रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ जीने का पूरा हक है। ऐसे उनको बांध कर आप फिजिकल वर्क करने के लिए नहीं रख सकते, आप उनको स्लेव्स बनाकर नहीं रख सकते। ठीक है, उनको रेस्पेक्ट के साथ जीने का पूरा हक है। कांट का एक कोट भी है, देखो, ईच मैन इज एंड इन इटसेल्फ, नो वन ऑट टू ट्रीट अदर पर्सन एज अ मीन्स टू एन एंड। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में वैल्यूएबल है, मूल्यवान है, उसे सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कि हर व्यक्ति, मतलब चाहे वो फिजिकल वर्क कर रहा हो लेकिन वो वैल्यू है ना उसकी। मतलब अगर वो फिजिकल वर्क, मेंटली स्ट्रांग तो मास्टर है, लेकिन फिजिकली वीक है मास्टर, तो अगर मेंटली वो स्ट्रांग है तो उनकी वैल्यू है, तो फिजिकली जो स्ट्रांग है उसकी भी वैल्यू है। अगर वो नहीं होगा तो मास्टर्स तो उस फिजिकल वर्क में भी लगे रहेंगे ना, तो फिर उनको तो लीजर टाइम मिला ही नहीं, फ्री टाइम मिला ही नहीं, तो फिर वो कैसे स्टेट को गवर्न कर पाएंगे, पॉलिसीज कैसे बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मास्टर्स की वैल्यू है तो एज अ पर्सन स्लेव्स की भी वैल्यू है। फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो क्या हुआ है,
मूल्यवान तो है ना वो एज अ पर्सन, ठीक है। तो ये उनकी थियोरी ऑफ स्लेवरी थी। सो दैट्स इट गाइस। नेक्स्ट क्लास में हम उनकी जो थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली है उनको समझेंगे। इफ़ यू लाइक द क्लास प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू कमेंट। इससे मुझे क्लास जल्दी जल्दी लाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।